गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 025883। ये हमारे पास सीजीएल एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। In a triangle ABC, angle A equal to x, angle C equal to y, angle B equal to 3x और 3y माइनस 5x 30 डिग्री है। तो ट्रायंगल बताना है कि क्या होगा। ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो x प्लस वाई प्लस 3x बराबर 180 डिग्री। तो 4x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। एक तो ये इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन हमें क्वेश्चन ने दे रखी है 3y माइनस 5x बराबर 30 डिग्री। तो या तो x सेम बनाओ या y सेम बनाओ। y को सेम बनाए तो इस इक्वेशन को 3 से गुना कर दें तो क्या आएगा 12x प्लस 3y बराबर 540 डिग्री माइनस का 5x प्लस का 3y बराबर 30 डिग्री। इस इक्वेशन को अगर फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करो तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये कट जाएगा। 12x प्लस 5x 17x बराबर 510 डिग्री। तो x की वैल्यू 30 डिग्री। अब x की वैल्यू 30 डिग्री तो ये एंगल आया 30 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 60 डिग्री। अब एक एंगल ट्रायंगल में अगर 90 डिग्री का है तो ट्रायंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। ABC are 3 points on the circle. A tangent at A intersect BC produce at T. हमारे पास एक वृत्त में 3 बिंदु हैं ABC। A पर स्पर्शरेखा खींची जो BC को आगे बढ़ाने पर किसी बिंदु T पर मिलती है। ये हम लोगों को दे रखा है। BTA एंगल BTA ये वाला एंगल हम लोगों को दे रखा है 40 डिग्री। CAT ये वाला एंगल हमें दे रखा है 44 डिग्री। तो BC के द्वारा सेंटर पर बना कोण बताना है कि क्या होगा। चलिए कोशिश करते। ये 44 डिग्री तो ये पूरा कोण भी 44 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये 44 ये 40 तो ये पूरा एंगल 84 डिग्री। अब ये 44 ये 84 तो मेरे पास ये दोनों बने 128 डिग्री। तो ये मेरे पास कितना बन गया 52 डिग्री। ये 52 डिग्री तो सेंटर पर इसका डबल बनेगा 104 डिग्री। तो एंगल BOC कितना होगा 104 डिग्री। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। ये 44 है तो ये भी 44 बना हमारे पास एकांतर खंड प्रमेय से, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। ये बाह्य कोण अंतर्विमुख कोणों के योग के बराबर होता है तो हमने वो निकाल लिया और उसका डबल करते ही सेंटर का कोण आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 53। 24 men कैन कंप्लीट ए वर्क इन 16 days। 24 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं। 32 महिलाएं इस काम को 24 दिन में करती। 32 महिलाएं इस काम को 24 दिन में करती। If a contractor take a contract to finish it in 12 days, 16 men and 16 women work for 8 days, how many more men are required to complete the remaining work in the remaining 4 days? अब 24 आदमी काम करते हैं 16 दिन में तो एक दिन के लिए 16 गुना व्यक्ति बुलाए। 32 महिलाएं 24 दिन में करती हैं तो एक दिन के लिए 24 गुना महिलाएं बुलाई। ये काम बराबर करती है तो इनको बराबर करा। 16 से क्या 2 बार, 1 मैन बराबर 2 वुमेन। तो यहाँ से मैन और वुमेन का रेशो 2:1। अब मैन और वुमेन का रेशो 2:1 आ गया तो एक आदमी की जगह 2 रख दे तो 24 दूना 48 लोग कोई काम करते हैं 16 दिन में। अब हमें कह रहा है कि 16 आदमी और 16 महिलाओं ने मिलकर 8 दिन काम करा। अब 24 आदमी काम करते हैं 16 दिन में। अब मैं यहाँ पर अगर ऐसा लिख दूं, इस लाइन को लिखने की जगह मुझे पता है कि 24 आदमी काम करते हैं 16 दिन में, तो टोटल वर्क अगर निकालूं तो 24 × 16 और मैन के लिए 2 लिख दूं तो इतना टोटल वर्क है।
तो क्या आ जाएगा 48 इंटू 16, तो क्या आ जाएगा 720 और 48 768। अब 16 आदमी और 16 महिलाएं 8 दिन तक काम करते, 16 आदमी और 16 महिलाओं ने मिलकर 8 दिन काम करा। एक आदमी के लिए 2 रखे तो 32, एक महिला के लिए एक, तो 16 के लिए 16, 32 प्लस 16 48 लोगों ने 8 दिन काम करा, तो काम हुआ 48 इंटू 8, 48 इंटू 8 काम हुआ, मतलब 8 8 64, 6 32 384 काम हो गया। तो बचा हुआ 384 काम अभी बाकी है। इस काम को करवाने के लिए हमें कितने एक्स्ट्रा आदमी चाहिए ताकि ये काम 4 दिन में हो जाए? 384 वर्क करवाना है 4 डेज में, तो एक दिन में कितना काम कराना है? 9 चौक 36, बच जाएगा 2 24 96 वर्क। अब ये 48 काम करते, मान लिया एक्स पुरुष और चाहिए, तो एक आदमी 2 काम और करेगा, तो 48 प्लस 2x, इनसे 96 वर्क करवाना है। 96 बराबर 48 प्लस 2x, तो 2x बराबर 48, तो x बराबर 24। तो काम करने के लिए कितने व्यक्तियों की और आवश्यकता है? 24 व्यक्तियों की। ये हमारा आंसर आ गया। तो हमें कितने और व्यक्ति चाहिए? 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। A man purchase some good and transport charges is 4% of the cost price. If sell the goods at 5% loss, if it sell at 32.50 rupees more, he would gain 2.5% more profit. In how many rupees did he purchase? Cost price माना 100%, पहले 5% लॉस पर बेचता था, तो सेलिंग प्राइस 95%। अब 2.5% प्रॉफिट पर बेचता है, तो सेलिंग प्राइस 102.5%। पहले से कितना ज़्यादा मिला? 7.5%। हम कह रहे हैं 7.5% ज़्यादा मिला, वो क्या कह रहे हैं कितने रुपए ज़्यादा मिले? 32 रुपये 50 पैसे। अब 32 रुपये 50 पैसे मिले, मुझे कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो 32 रुपये 50 पैसे जो है वो वैल्यू है 7.5% की, वैल्यू हमें चाहिए 100% की। अब इस कॉस्ट प्राइस में 4% जो भाड़ा है वो इंक्लूड है, भाड़ा है क्रय मूल्य का 4%। इसका मतलब ये वैल्यू किसकी? 104% की। वैल्यू हमें किसकी चाहिए? 100% की। परसेंटेज से परसेंटेज गया, परसेंटेज से परसेंटेज गया, पॉइंट हटाया बटा में 100, पॉइंट हटाया ऊपर 10, 100 से 100 कट गया, 25 से गया 3 बार, ये गया 4 बार, 4 से गया 26 बार। फिर यहां से अगर अपन इसको काटे, 13 से गया 2 बार, 13 दूना 26, बच गया 6 65, चला गया 250 बार। तो कॉस्ट प्राइस क्या बना? 2 से गया 125 बार, 10 गुना में 1250 बटा 3, तो क्या जाएगा? लगभग 417 रुपये, 416 रुपये 66 पैसे आएगा। तो आंसर क्या गया? 417 रुपये। किसने 417 में खरीदा? ये कॉस्ट प्राइस जो 100% हमने माना, इसमें भाड़ा इंक्लूड था, तो इसीलिए हमने भाड़ा हटाकर 417 रुपये निकाल लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। In a school, age of 20% of student is less than 5 years. The number of girls elder than 5 years is 64, which is 2/3 of the number of boys elder than 5 years. Find the total number of student. 5 साल से ज्यादा की लड़कियां कितनी है? गर्ल्स हैं 64। जो मैं कह रहे हैं लड़कों की संख्या का 2/3 है। तो बॉयज अगर हमें देखने की 5 साल से ऊपर कितने, तो बॉयज का 2/3 बराबर है 64, तो 2 से क्या 32 बार, तो बॉयज कितने हुए? 96। तो 5 साल से ज़्यादा वाले टोटल स्टूडेंट कितने? 160। 5 साल से कम के 20% स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट 100%, 20% कम के हैं, तो ज़्यादा वाले 80%। 80% की वैल्यू 160, हमें टोटल स्टूडेंट चाहिए, तो 160 बटा 80% वैल्यू चाहिए 100% की। परसेंटेज से परसेंटेज गया, ये गया 2 बार, 2 इंटू 100 200, तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने? 200।
ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। If there is X liter oil in a tanker, it become M% empty. What is the capacity of tank? मान लिया कि टैंक की कैपेसिटी वॉल्यूम है V। अब V अपने आप में 100% है, इसमें से M% खाली है, तो इतना परसेंट बढ़ा हुआ है, तो उसमें कितने लीटर है तेल? X लीटर। पूरा वॉल्यूम 100% था, M% खाली है, मतलब 100 माइनस M% की वैल्यू X लीटर, तो V की वैल्यू क्या आएगी? 100x अपॉन 100 माइनस M। ये आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी। सी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 57। ABC बराबर 1 है तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अगर अपन लेट करें A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू 1, तो क्या बनेगा? 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो 3/3। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर। हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। 1 प्लस 1/x, 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, 1 अपॉन 1 प्लस x प्लस 3। एलसीएम लिया, ऊपर आ गया x प्लस 1, एलसीएम लिया x प्लस 1, ऊपर बच जाएगा x प्लस 2, x प्लस 2 एलसीएम लिया, ऊपर बच जाएगा x प्लस 3, x प्लस 3 एलसीएम लिया, ऊपर बनेगा x प्लस 4। ये टर्म्स आपस में कट रही है, तो क्या बचेगा? x प्लस 4 अपॉन में x। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर, x प्लस 4 अपॉन में x। नेक्स्ट देखते हैं 59। A boat goes 30 km against the stream and come back in 8 hours. While coming back, the boat get damaged after covering 1/3 distance and move 3/8 of its speed. If the speed of current is 2 km per hour, how much more time will the boat take to come back? 30 किलोमीटर जाने और 30 किलोमीटर धारा की दिशा में आने में टोटल उसे टाइम लगा 8 घंटे। y की वैल्यू दे रखी है 2, तो यहाँ अगर y की वैल्यू रखें 30 अपॉन एक्स माइनस 2, 30 अपॉन एक्स प्लस 2 बराबर 8 है। अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू सोचने की कोशिश करें तो देखो ये दोनों ऐसी वैल्यू होंगी जिसका 30 में पूरा पूरा भाग जाए, तो 30 में पूरा पूरा भाग क्या 6 और 10 का जाता है? ये 6 और ये 10 हो तो पूरा पूरा भाग जाएगा, ये 5 बनेगा, ये 3 तो 8 आ जाएगा। तो x माइनस 2 बराबर अगर 6, तो x बराबर क्या बनेगा? 8। तो शांजल में नाव की चाल क्या है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 10 बना, तो वापस आने में उसे 3 घंटे लगे, जाने में उसे 5 घंटे। अब हमें कह रहे हैं कि यदि वापस लौटते वक्त 1/3 दूरी तय करते ही नाव में खराबी आ जाती, टोटल 30 किलोमीटर आना था, 1/3 दूरी तय कर ली, मतलब 10 किलोमीटर। अब बची हुई 20 किलोमीटर की दूरी तय करते वक्त वह अपनी वास्तविक चाल की 3/8 भाग से चलती। 8 का 3/8x अगर निकालो तो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। धारा की स्पीड 2 है, तो उसकी टोटल स्पीड डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगी? 5। तो 20 किलोमीटर 5 की स्पीड से आने में उसे कितना टाइम लगा? 4 घंटे। जनरली कितना टाइम लगता? 2 घंटे। तो कितना टाइम एक्स्ट्रा लग गया? 2 घंटे। तो ऑप्शन क्या जाएगा? डी। तो उसे नाव को लौटने में कितने घंटे अधिक लगेंगे? 2 घंटे। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। इफ ईच अल्फा बीटा गामा इज पॉजिटिव एक्यूट एंगल सच दैट साइन कोसेक और ये सब हमें दे रखे हैं, तो हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू बतानी। साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 1/√2, कोसेक बीटा प्लस गामा
माइनस अल्फा बराबर 2/√3, तो बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बराबर, ये क्या 60 डिग्री हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमें दे रखा है 10 गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा बराबर 1/√3, तो गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा बराबर 30 डिग्री। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं जोड़ दूं, अल्फा से अल्फा गया, बीटा से बीटा गया, 2 गामा बराबर 90 डिग्री, तो गामा बराबर 45 डिग्री। अब गामा 45 डिग्री है, तो ऐसे 3 ऑप्शन है, इसको छोड़ सकते। अब इसकी वैल्यू 45 डिग्री, साइन 1 मेरे पास 1/√2 कब होगा, या तो एंगल 45 डिग्री हो या 135 डिग्री हो। अब ये 45 डिग्री तो अकेला ही है गामा, तो इसका मतलब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, 135 डिग्री। अब गामा 45 डिग्री, तो अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री। यहां पर अगर मैं इसकी वैल्यू 45 डिग्री रख दूं, तो बीटा माइनस अल्फा बराबर 15 डिग्री, तो अल्फा क्या होगा, दोनों के डिफरेंस का आधा, 75/2 37.5 डिग्री। बीटा क्या होगा, दोनों के टोटल का आधा, 52.5 डिग्री। तो अल्फा 37.5, बीटा 52.5 डिग्री और गामा 45 डिग्री। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 62 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब देखो 1045 डिग्री को क्या 1057 डिग्री माइनस 12 डिग्री लिखा जा सकता है। 1045 डिग्री 1 होता है, 10a माइनस बी 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस 10a 10b, ऐसा हम लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 1 प्लस 1057 इंटू 1012 डिग्री बराबर 1057 माइनस में 1012 डिग्री। इस टर्म को उधर ले जाएं तो 1 बराबर 1057 माइनस में 1012 डिग्री माइनस के अंदर 1057 इंटू 1012 डिग्री, तो इसकी वैल्यू चाहिए तो क्या आ गया 1। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 62 हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब देखो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3, अगर मैं इस टर्म को देखूं ये अनंत तक जारी, ये y मेरे पास लेट करा तो ये भी y लिख सकता हूं। तो y बराबर क्या 1/2 प्लस 1/3 प्लस y लिखा जा सकता है, क्योंकि इस पूरी वैल्यू को भी तो हम y कह सकते। तो अब यहां से हमें y का मान चाहिए, एलसीएम लेते हैं। y बराबर 1/, ये 3 प्लस वाई ऊपर चला जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 प्लस 2y प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 6y प्लस 2y स्क्वायर प्लस y बराबर 3 प्लस y, y से y कट गया, 2y स्क्वायर प्लस 6y माइनस में 3 बराबर 0। अब ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ से y की वैल्यू चाहिए तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दे। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो माइनस का b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4a इंटू सी अपॉन में 2a। तो y बराबर -6 प्लस माइनस 36, 8 × 24 मतलब 60, 60 को 15 गुना 4 लिखे तो क्या 2√15 अपॉन में 2 इंटू 2, 2 से काट दे तो -3 प्लस माइनस √15 अपॉन में 2। अब देखो यहाँ पर मैं नेगेटिव टर्म ले नहीं सकता, तो मैं क्या लिख दूंगा 15 माइनस √15 माइनस 3 अपॉन 2, ये मेरा आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा डी।
क्योंकि नेगेटिव टर्म लूंगा तो मेरे पास पूरी वैल्यू नेगेटिव बनेगी, पर यहाँ पर सब पॉजिटिव है तो कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो हम सिर्फ इसका पॉजिटिव वाला रूट ले पाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 63। An alloy contain copper and zinc in the ratio 5:3. Another contain copper and tin in ratio 8:5. पहले वाले के अंदर कॉपर और जिंक का रेशो 5:3 है। दूसरे वाले अलॉय के अंदर कॉपर और टिन का रेशो 8:5 है। If equal weight of two are melted together and form a third alloy, find the weight of tin पर केजी इन द न्यू अलॉय। टिन का वेट बताना है, दोनों को हमें क्या करना है? समान बार को गलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनानी। इसका टोटल 8, इसका टोटल 13, दोनों को सेम बनाना है तो इसको 8 से गुना कर दें और इसको 13 से, तो क्या बनेगा? 65 और 39, ये 64 और 40। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो कॉपर में कॉपर मिलेगा, जिंक में जिंक और टिन में टिन, तो कॉपर 65 और 64 129, जिंक 39, टिन 40। तो नई मिश्र धातु में टिन कितना है? 40। टोटल कितने में से? 9 दूनी 18, कैरी आ गई 1, 5 3 8 10, 208 में से 8 से अगर काट दें 5/8 दूनी 16, 5/26, तो टिन कितना है? 5/26, मतलब 26 में से 5 टिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 64। फाइंड द वेट ऑफ द लेड पाइप 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग इफ द एक्सटर्नल डायमीटर इज 2.4 सेंटीमीटर, थिकनेस ऑफ लेड इज 2 mm एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ लेड वेट इज 11.4 ग्राम। हाइट हमें दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, बार वाली रेडियस आ जाएगी 1.2 सेंटीमीटर, मोटाई है 2 मिलीमीटर, तो अंदर वाली रेडियस क्या आ जाएगी? 1 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है? इसमें ग्रेफाइट का भार बताना है, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार हमें पता है कितना? 11.4 ग्राम। चलिए कोशिश करते। तो ग्रेफाइट के लिए अगर अपन देखें, लेड की अगर देखें कि क्या होगा, चलिए देखते। इसका वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच माइनस में पाई आर स्क्वायर एच, पाई एच तो कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो पाई एच इंटू में आर प्लस आर इंटू में आर माइनस आर। पाई की वैल्यू 22/7, एच की वैल्यू 3.5, आर प्लस आर 2.2, आर माइनस आर 0.2, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर का क्यूब का भार है 11.4, गुना कर दे 35/10, 22/10, 2/10, 11.4 पॉइंट हटाया बटा में 10, 7 से गया 5 बार, 5 दूनी 10 से 10 कट गया। अब 22 इंटू 22 484 इंटू में 114 बटा में 1000। अब 484 को 114 से गुना कर दे, 4 चौक 16, कैरी आ गई 1, 8 चौक 32 और 36 और 1 37, कैरी आ गई 3, 4 चौक 16 और 4 20, 20 और 8 28, 28 और 3 31, फिर 3, 4 8 4 12, 3 15, कैरी आ गई 1, 55176 अपॉन में 1000, तो मतलब क्या आएगा? 55.176 ग्राम, ये इसका वेट आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा कि 55.176 ग्राम इसका वेट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। देखो डीआई का क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? The flowing graph shows the production of the wheat flour in 1000 tons by 3 companies respectively XYZ। हमें कह रहा है 3 कंपनी XYZ आटे का उत्पादन 1000 टन में दर्शा रखा है।
हमें क्या करें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी जेड इन 2004 एंड वाई इन 2000, हमें बताना है जेड का 2004, जेड का 2004। तो यहां से अगर अपन ये जेड वाली वैल्यू देखें, 2004 में हमारे पास कितनी थी, 350। 2000 के अंदर वाई, 2000 के अंदर अगर अपन वाई का प्रोडक्शन देखें तो कितना है, 250। तो 350 और 250 दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 100। तो 100,000 टन। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर आ गया। 350 और 250 का हमने डिफरेंस निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 वर्षों में किस कंपनी का औसत उत्पादन अधिकतम था? हमें बताना है कि किसका एवरेज प्रोडक्शन अधिकतम था। चलिए, ये 300 है, ये 250, ये 350, ये 450, ये 350, ये 400, ये देखें तो 250, ये देखें तो 350, ये भी 350, ये भी 350, ये 400, ये 400, ये 500, ये 500, ये 450। चलिए, हमारे पास सारी वैल्यू आ गई, हमने सारी वैल्यू लिख ली। अब हमें बताना है कि इसका औसत उत्पादन अधिकतम था। एक्स वाई जेड सबको सोल्व करते। एक्स की वैल्यू लेते हैं सबसे पहले, 300, 450, 750, 1000, 1500 और 4 1900। एक्स के लिए 1900। वाई की वैल्यू लेकर देखते हैं। वाई के लिए पर्पल है तो ये कलर ले लेते हैं। 250, 350, 600, 950, 1350 और 5 1850। जेड के लिए 350, 4 750, 800, 1200, 1550, 16 1900। तो हमें पता लग गया कि एक्स और जेड का प्रोडक्शन सेम है, तो एक्स और जेड का उत्पादन क्या था, अधिकतम था। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। हमने सारी वैल्यू रख ली और हमें आंसर मिल गया। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं 67। दस साल पहले 10 years ago the average age of a family 5 members was 38 years. Now 2 new members are included. Age difference is 8 years. If the present age of the family is same as the 10 years ago, what is the age of new younger member? अब देखो, 10 साल पहले 5 लोगों के परिवार का एवरेज था 38 ईयर। तो प्रेजेंट के अंदर 5 मेंबर्स का एवरेज क्या होगा, 48 ईयर। तो टोटल कितना हो जाएगा, 240 साल। अब हमारे पास 2 मेंबर्स और हैं, तो प्रेजेंट में टोटल 7 मेंबर्स हैं। इन 7 मेंबर्स का एवरेज जो 10 साल पहले था उतना ही था, मतलब 38 साल है। तो टोटल कितना आएगा, 8 7 56, 5 21 और 5 266 साल। मतलब जो 2 नई मेंबर आए ए और बी, उनकी टोटल एज कितनी, 26 साल। दोनों की एज का डिफरेंस कितना दे रखा है, 8 साल। तो छोटे वाले की एज बतानी, दोनों के डिफरेंस का आधा, 26 - 8 18 का आधा, 9 साल। तो छोटे वाले की एज क्या जाएगी, 9 ईयर। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। बाय हाउ मच अबव द कॉस्ट प्राइस शुड एन आर्टिकल बी मार्क अप फॉर सेल सो दैट आफ्टर लाइंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन इट नेट गेन इज 20% इज मेड ऑन कॉस्ट। 2 डिस्काउंट है 20% और 6.25% की। 20% 1/5, 6.25% 1/16। तो MRP 5 1 का डिस्काउंट तो बेचा 4 में, MRP 16 1 का डिस्काउंट तो बेचा 15 में। 5 से गया 3 बार, 4 से गया 4 बार, तो 4 वाली चीज का सेलिंग प्राइस 3। तो कितना डिस्काउंट दिया नेट, 1 का कितने पर, 4 पर, परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। तो दोनों का नेट डिस्काउंट कितना, 25%। अब 25% का डिस्काउंट है,
प्रॉफिट चाहिए 20% का, तो हमें बताना है एमआरपी कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज़्यादा है। तो एमआरपी अपॉन सीपी बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। तो एमआरपी अपॉन सीपी बराबर डिस्काउंट 25 मतलब 75, प्रॉफिट 20 मतलब 120, 5 से गया 24/15, 3 से गया 8/5, 5 वाली चीज़ का एमआरपी 8 तो कितना ज़्यादा 3, किससे 5 से, पर परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से तो क्या जाएगा 60%। तो एमआरपी कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज़्यादा है 60%। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2.5 years at 10% per annum interest compounded yearly is 1623। द सम इज, पहले साल रेट 10% रहेगी, दूसरे साल भी 10%, तीसरा आधा साल मतलब 5%, 1/10, 1/10 और 1/20। मतलब प्रिंसिपल 10 है तो अमाउंट 11, प्रिंसिपल 10 तो अमाउंट 11, प्रिंसिपल 20 तो अमाउंट 21। तो प्रिंसिपल कितना आ गया 2000, अमाउंट कितनी होगी 11 इंटू 11 121 इंटू 21, तो क्या जाएगा 1। फिर मेरे पास क्या जाएगा 2 और 12 2 14, कैरी आ गई 1, 24 और 1 2541, ये मेरे पास आया। 2000 वैल्यू 2541 मतलब ब्याज कितना मिला 541, इसकी वैल्यू किसके बराबर 1623 रुपये के बराबर, एक की वैल्यू 3 रुपये। तो प्रिंसिपल है 2000, तो 2000 की वैल्यू 2000 इंटू 3 6000 रुपये, तो प्रिंसिपल कितना आ गया 6000। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। What is the sum of the digit of list number which when divides by 12, 16 and 54 leaves the same remainder 7 in each case and also completely divisible by 13। 12, 16 और 54 से भाग देने पर रिमाइंडर बचता है 7, बट कंप्लीटली डिविजिबल है 13 से। तो हम क्या करें 12, 16 और 54 का एलसीएम निकालें। 16 का भाग दिया 3, 1, 27, 27 का भाग दिया 1, 1, 1, तो एलसीएम क्या आया 16 गुना 27, 7 6 42, 4, 7 और 12 19 और 4 23, 2 कैरी आ गई 432। तो नंबर क्या होगा k गुना दी गई सभी संख्याओं का एलसीएम प्लस समान शेषफल। अब इस नंबर में 13 का पूरा पूरा भाग जाता है और रिमाइंडर निकालते, तो k तो बचेगा ही, 13 तिये 39 42, 13 तिये 39 बच जाएगा 3 प्लस 7। तो क्या ये रिमाइंडर बचा। अब k की वैल्यू 1 रखूं तो रिमाइंडर बना 10, k की वैल्यू 2 रखूं तो बना 13, 13 में भाग जा रहा है मतलब k क्या रखे 2, तो नंबर क्या आ जाएगा 2 गुना 432 प्लस 7, तो 864 प्लस 7 871। इसके डिजिट्स का सम चाहिए, 8 प्लस 7 प्लस 1 क्या आ जाएगा 16। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी, कि उसके अंकों का योग कितना आ गया 16। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। The shadow of tower when the angle of elevation of the sun is 60 degrees found to be 15 meters shorter than when it is 45 degree. Height of tower is, इनिशियली एंगल 45 डिग्री था, बाद में 60 डिग्री हो गया, तो इसकी शेडो कितने मीटर छोटी होगी 15 मीटर। तो हमें इस टावर की हाइट बतानी है। मान लिया हाइट h है, 60 डिग्री के सामने h तो 30 डिग्री के सामने h प्लस अपॉन √3, और h बराबर क्या होगा h अपॉन √3 प्लस 15। हमें h की वैल्यू चाहिए, h माइनस h अपॉन √3 बराबर 15, h कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 अपॉन √3 बराबर 15, तो h बराबर 15 √3 अपॉन में √3 माइनस 1, रेशनलाइजेशन कर दो, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुना कर दो, तो h की वैल्यू 45 प्लस 15 √3 बट्टा में 2,
ये हमारे पास आएगा। तो 15√3, √3 की वैल्यू होती है 1.732, 15 से गुना करा तो 17.32, 8.5, 8.66, 25.98 लगभग 26। तो h की वैल्यू 45 + 26/2, 5 से 11 कैरी आ गई 1, 71/2, तो 35.5 मीटर। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा कि टावर की हाइट क्या है 35.5 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 4.8 एंड 10.8 एंड द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 0.4 एंड 2.4? मीन प्रपोर्शनल इनके बीच का तो क्या होगा 4.8 इंटू 10.8, दूसरे का थर्ड प्रपोर्शनल हमारे पास क्या होगा 2.4 इंटू 2.4 अपॉन में 0.4, पॉइंट से पॉइंट गया, 4 से गया 6 बार, तो ये 2.4 इंटू 6 है। यहां से अगर मैं इसको देखूं, पॉइंट हटाऊं तो बटा में 100, इसको 48 को अगर मैं लिखूं 16 × 48, ये लिखूं 3 × 36, तो 16 से 12 आएगा 4, 3, 6 बटा में 10, ये पॉइंट हटाऊंगा बटा में 10, 10 से 10 गया, 6 से 6 गया, 4 से गया 6 बार, 3:6 या 1:2, तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा 1:2। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एबीसी इज 2:5:3। 3 लोग हैं एबीसी, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है 2:5:3, और तीनों मिलकर काम को कर देते हैं 27 दिन में। तीनों की टोटल एफिशिएंसी 10, काम कर देते हैं 27 दिन में, इसका मतलब टोटल वर्क 27 × 10 270। बी और सी एक साथ 4/9 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे ये बताना। तो 270 का 4/9 भाग 30 चौक 120, 120 पेड़ लगवाने। बी और सी का टाइम बताना, टाइम क्या होगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टोटल वर्क 120, बी और सी की एफिशिएंसी 8, 120/8 15 दिन। तो बी और सी इसका 4/9 भाग कितने दिन में कर देंगे 15 दिन में। चलिए नेक्स्ट देखिए 74 देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 3.8 माइनस में 4.2 अपॉन में 0.7 इंटू में 3 प्लस 5 इंटू 2 अपॉन में 0.5, पॉइंट हटाया 10 ऊपर, 5 से 5 गया, 3.8 माइनस में पॉइंट से पॉइंट गया, ये गया 6 बार, 6 × 18 प्लस 20, तो 20 माइनस का 18 मतलब 3.8 प्लस 2 5.8। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। A person sold 25 article for 2500 and incur a loss of 10%. How much article should he sell for rupees 2400 to make a profit of 20%? 2500 में 25 वस्तुएं बेची, मतलब एक वस्तु बेची 100 की। जब एक वस्तु बेची 100 की तो 10% की हानि हुई, मतलब 90% है 100 की वैल्यु। मुझे 20% का लाभ चाहिए, तो वैल्यू चाहिए 120% की। तो एक वस्तु को हम कितने का बेचें 400/3 रुपए का पर आर्टिकल। एक आर्टिकल 400/3 रुपए का, तो 2400 रुपए में कितने आर्टिकल बेचेंगे 2400/400/3, तो क्या आ जाएगा 6×3 18। तो 2400 रुपए में हम 20% लाभ लेने के लिए कितने आर्टिकल बेचेंगे 18। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। तो चलिए हमने क्या करा, पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, आपको कहीं भी कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस, पढ़ते रहें। थैंक यू।